अगर आपसे कोई पूछे कि यूएसए सुपर पावर कैसे बना, बहुत सारे कारण हैं इसके, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो ये कि यूएसए शांति की बात तो करता है, लेकिन फायदा उसको तभी होता है जब दो देश एक दूसरे की खून बहा रहे होते हैं। और यूएसए का फायदा इसमें होता है कि जिस वेपन से, जिस हथियार से वो एक दूसरे का खून बहा रहे होते हैं, उसी हथियार को बेच के यूएसए अपने देश को महान बनाते हुए जा रहा है, सुपर पावर बनाते हुए जा रहा है। और दुनिया का कोई भी अगर पावरफुल देश है तो वो देश पावरफुल बना ही इस दम पे है कि उसने दो दूसरे देशों को, छोटे देशों को हथियार बेचना शुरू किया। चाहे वो यूएसए हो, रशिया हो, फ्रांस हो, सभी देशों ने यही काम किया है। और आज मैं इसी वजह से बहुत खुश हूं, क्योंकि इंडिया डिफेंस एक्सपेंडिचर, देखो बहुत सारी चीजें हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर हम बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे करके जो है वो बढ़ाते जाएंगे। लेकिन आज जो स्पेशल है वो ये कि इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चर में अब 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का डिफेंस मैन्युफैक्चर कर पाया है। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि देश में जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, जो वेपन्स होते हैं, उन सब का जो टोटल कॉस्ट है, अगर आप उसको 1.5 लाख करोड़ मानिए, तो उतने रुपए तक का डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो इंडिया खुद अकेले इस देश में बना रहा है। और ये इतनी बड़ी बात क्यों हो जाती है? क्योंकि हमने डिफेंस मतलब मैन्युफैक्चर करना जो है वो एक तरीके से 2019-20 में शुरू किया था, और 2019-20 के बाद आज 5 सालों में इंडिया ने 90% जो है वो बढ़ोतरी की है इसमें। अब 90% जो है वो इंडिया का जो डिफेंस मैन्युफैक्चर है वो बढ़ गया है। और आप अगर 2023-24 का बात कर ले तो 2023-24 में 1.2 लाख करोड़ जो है हमने मैन्युफैक्चर किया था, उससे 18% ज्यादा हमने 24-25 में 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का हमने किया है। तो एक चीज ये समझिए कि कोई देश अगर डिफेंस मैन्युफैक्चर कर रहा है, अपने देश में डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहा है, हथियार बना रहा है, तो क्यों बना रहा है? तो इसके ऊपर में राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था। राजनाथ सिंह जी का इससे पहले वाला स्टेटमेंट में मुझे बहुत अच्छा लगा, जब हमारे देश के लोग जो है वो डिप्लोमैटिक हो रहे थे, वही राजनाथ सिंह जी जो है वो सामने से यूएसए को बताते हैं कि तुम हमें क्यों रोक रहे हो और तुम्हारे इसमें क्या हिपोक्रेसी है, तुम्हारे इसमें क्या बेनिफिट है। तो वो स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये डिफेंस को लेके कहते हैं कि कोई भी देश सॉवरेन है, लेकिन उस सॉवरेन देश को डिफेंस सॉवरेन भी होना पड़ेगा। अब वो डिफेंस सॉवरेन होगा कैसे? तो जब भी कोई देश अगर अपने देश की जो जरूरत है, डिफेंस से रिलेटेड, सुरक्षा से रिलेटेड जो जरूरत है, अब सभी देश को मिसाइल चाहिए, सभी देश को एयरक्राफ्ट चाहिए, सभी देश को बंदूकें चाहिए, बॉम्ब चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है देश को सुरक्षा देने के लिए। तो उसमें जितना भी देश का जरूरत है ना, अगर उस देश की जरूरत को हम अगर अपने देश में ही बना पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम डिफेंस सॉवरेन भी हैं। और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यह है कि हम दूसरे देश से वेपन खरीद रहे हैं। अगर हम दूसरे देश से वेपन खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है वो उस देश के ऊपर में मतलब डिपेंडेंट है। हम जो है वो दूसरे देश के ऊपर में जो है, दूसरे देश के दया के ऊपर में डिपेंडेंट है। और यही चीज इंडिया के साथ हमेशा से हुआ है। चाहे वो हमने पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसमें यूएसए के सैंक्शंस की वजह से कनाडा और फ्रांस जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो इंडिया में एक्सपोर्ट करने से मना कर देते हैं। उसके बाद मतलब कारगिल वॉर को कौन ही भूल सकता है, जब हमें पता करना था कि पाकिस्तान के टेररिस्ट जो है वो कौन से लोकेशन पे है, इसकी वजह से हमने यूएसए से जीपीएस उनका जो सिस्टम है वो एक्सेस देने की बात करी। लेकिन यूएसए जो कि पाकिस्तान को एक तरीके से स्पॉन्सर करता है, वो उस टाइम पे जो है वो मना कर देता है। आज हम उसी यूएसए को ट्रस्ट कर ले, और इसी वजह से हम जो है वो यूएसए के जीपीएस सिस्टम को छोड़ के हम अपना खुद का जो नाविक सिस्टम है वो बनाते हैं। यूएसए की जो जीपीएस सिस्टम थी उसका नाम था नवस्टार, ठीक है। तो अगर हम दूसरे देश के ऊपर में निर्भीत नहीं, अब देखिए इंडिया जो है वो रशिया से जो है वो वेपन्स लेता, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा दोस्त है। यूएसए से भी हमने बहुत सारे वेपन्स लिए हैं। अब यूएसए के साथ अगर अच्छे रिलेशन नहीं होंगे तो फिर वो वेपन्स का यूज करने से वो हमें मना कर देंगे कि भैया तुम पाकिस्तान के खिलाफ यूज नहीं करोगे। रशिया कल को जो है वो चाइना के खिलाफ वेपन यूज करने से मना कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे हो सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग अगर हमारा देश खुद के देश में अपनी जरूरत की चीजें बना पा रहा है, इसका मतलब यह है कि हम जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। हमारे देश का जो डिपेंडेंस है वो हम किसी और देश के ऊपर में नहीं है। जैसे आज के टाइम पे हमें जो है वो पुतिन मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया को डेड इकोनॉमी कुछ भी बोल रहा है, लेकिन हमारा वो जो जवाब है वो नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यूएसए के ऊपर में डिपेंडेंट है। उसी तरीके से अगर हम खुद का बना पाएंगे,
खुद का डिफेंस इंडस्ट्री बूम करा पाएंगे, तो इससे जो है हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनी रहेगी, नेशनल सिक्योरिटी बनी रहेगी। नेशनल सिक्योरिटी इसीलिए भी क्योंकि यूएसए में कोई वेपन बन रहा है, फ्रांस में कोई वेपन बन रहा है, तो उस देश के जरूरत के अकॉर्डिंग बन रहा होगा। अब उस देश का टेरेन अलग है, उस देश की जो जरूरत है वो अलग है, लेकिन जो इंडिया का जरूरत है वो उसके टेरेन के हिसाब से अलग है, पाकिस्तान को सोच करके अलग है। तो अगर हमारे देश की जरूरत है तो उस जरूरत को कौन अच्छे से समझ पाएगा? हमारे देश के लोग। तो अगर हमारे देश की जरूरत के लिए अगर कोई हमें वेपन बनाना होगा तो वो दूसरे देश के ऊपर में हम डिपेंडेंट रहेंगे या खुद के? अगर हम खुद केपेबल होते तो हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा वेपन बना रहे होते। तो उसके बाद ग्लोबल प्रेजेंस भी होगा। सोचिए कि पूरे दुनिया का जो मतलब पूरे दुनिया में जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा और बेचा जाता है वो 2.7 ट्रिलियन का मार्केट है, और इस ट्रिलियन में हम कुछ करोड़ रुपए जो है वो इंडिया ले पाती है। लेकिन अगर हमारा डिफेंस इंडस्ट्री अच्छा हुआ तो फिर हम इस 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स के मार्केट का हमें थोड़ा बहुत एक्सेस जो है वो मिल पाएगा, और ब्रांड इंडिया जो है वो प्रमोट इससे बहुत ज्यादा होगा। और इससे एक फायदा भी है। अब देखिए, रिसेंटली हमने देखा है कि बहुत सारे देश जो है वो इंडिया की डिफेंस इक्विपमेंट में बहुत सारे इंटरेस्टेड हैं, और इसकी वजह से जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है वो भी कई गुना ज्यादा बढ़ा है। 2016 से अभी के कंपैरिजन में हम जो है वो 15 गुना ज्यादा अब एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं अपने इक्विपमेंट्स को। ये सब हो क्यों पा रहा है? क्योंकि हम अपनी डिफेंस इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, पहले के टाइम पे जो लोगों के पास ऑप्शन था वो क्या था कि भैया हम जो है वो नासा के सहारे जो है वो अपना सैटेलाइट मून के ऊपर में छोड़ेंगे। फिर स्पेस एक्स आई जो कि बहुत ज्यादा महंगी थी। फिर दुनिया को एक थर्ड अल्टरनेट मिला, वो थी इसरो का। उसी तरीके से अभी भी बहुत सारे देश जो है वो वेपन मार्केट में बेच रहे हैं, लेकिन जो सस्ता और जो अच्छा मतलब एफिशिएंट जो वेपन है या इक्विपमेंट है वो अगर इंडिया बेचती है तो फिर इंडिया पूरी दुनिया में इंडिया का स्टेचर जो है वो अलग ही देखने को मिलेगा। पर आज अगर कोई देश चाहता है कि हमारा डिफेंस इंडस्ट्री ग्रो हो जाए तो आज उसने सोचा और कल उसका ग्रो हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। उसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे देश में मिसिंग था। और इसी वजह से हमने कुछ ऐसे पॉलिसी, ऐसे रिफॉर्म्स लाए जिनकी वजह से हम जो है वो आज जो 2020 में हमने इसकी शुरुआत की वो 5 सालों में हमने 90% जो है वो बढ़ा दिया है। तो कौन से पॉलिसी रहे हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक तरीके से रूट है वो है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर का। अब इससे पहले क्या होता था कि हम जो है वो कभी भी हमें कुछ सामान खरीदना होता था तो हम क्या करते थे, वो दूसरे देश चले गए, बोफोर्स लेके आ गए, दूसरे देश चले गए, मिग 21 लेके आ गए। लेकिन अब जो सिस्टम है वो ये कि हमें एक रूल बुक दिया गया है, उसमें हमें जो है वो पूरा एक तरीके से मतलब लिखना होता है कि हमें जो है वो कौन सा वेपन चाहिए। और अगर हमें पता होता है एग्जैक्टली कि कौन सा वेपन चाहिए होता है तो फिर हम उस वेपन्स में से सबसे पहले अपने देश के वेपन्स को देखेंगे कि क्या हमारे देश जो है वो ऐसे वेपन बना पा रहा है। शुरू में तो नहीं बना पाएगा, लेकिन अगर हम अपने देश की तरफ होप की नजरों से देखेंगे तो फिर देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज को समझते हैं और वो बोलेंगे कि भैया जो है हर काम सरकार नहीं करेगी, प्राइवेट सेक्टर जो है हमें ही ग्रो करना होगा। प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट कर सकती है सरकार, लेकिन ग्रो अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर के लोग ही खुद को कर पाएंगे। और इसी वजह से अगर हम खुद के देश के ऊपर में, अगर डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में हम खुद के देश के इक्विपमेंट्स जो हमारे देश में बने हुए हैं उनको अगर हम वैल्यू देंगे तो हमारे देश की जो इंडस्ट्री है डिफेंस वाली वो और ज्यादा बढ़ेगी। उसके बाद आईडेक्स करके आता है जो कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस है, और ये इतना अमेजिंग था। ये प्रोग्राम जब 2021 में आया था तो लोग जो है वो थोड़े स्केप्टिकल थे कि कैसा ये प्रोग्राम होगा, लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है इसमें। बहुत मतलब पैसा हमने इन्वेस्ट किया। ये जो पैसा इन्वेस्ट किया हमने, इसके पीछे का पर्पस ये था कि हमारे देश में जो इनोवेटर हैं, हमारे देश में जो एमएसएमई सेक्टर है, हमारे देश में जो स्टार्टअप कल्चर है, उनको हम अवेयर करेंगे, उनको जो है हम इनोवेट करेंगे, उनको जो है हम पैसे प्रोवाइड करेंगे, उनको जो है हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, उनको जो है जो भी चीजें चाहिए होंगी हम जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। उनका काम बस यही होगा, उस एमएसएमई का, उस स्टार्टअप का काम बस यही होगा कि हमारे देश में जो भी इक्विपमेंट हमें चाहिए होता है, चाहे वो एआई सिस्टम हो, चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे वो साइबर टूल्स हो, सारी चीज का जो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जितने भी लोगों को जितने भी हमारे जरूरत है उन सबको अगर वो बना पाएगा तो हमसे जितना हो पाएगा, सरकार से जितना हो पाएगा, हम वो करने के लिए तैयार हैं। और इसी तरीके से तो हमारे देश में स्टार्टअप कल्चर जो डिफेंस इंडस्ट्री का है वो आगे बढ़ेगा, हमारे देश में जो प्राइवेट सेक्टर है वो बूम करेगा। और यही हुआ भी जब हम अदिति स्कीम 2024 में लेके आए हैं, और ये अदिति स्कीम जो है वो इसी स्कीम को जो है वो फास्ट ट्रैक करता है। इसमें हमने 750 करोड़ रुपए जो है वो स्पेशल फंड अलॉट किए हैं, जिससे हम क्या करेंगे कि जो 30 क्रिटिकल डीप टेक डिफेंस है, जैसे कि आप समझ सकते हैं जो रोबोटिक्स हो गया या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, तो इस तरह की जो एडवांस लेवल पे है, जो सेंसिटिव लेवल पे है, जो कि हम दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर में डिपेंड नहीं हो सकते हैं। क्या पता
कल को जो है वो दूसरा देश जो है वो हमें उस टेक्नोलॉजी को यूज करने से मना कर दे, जैसे कि यूएसए ने कारगिल वॉर में किया था। तो इसी वजह से हम ऐसे अपने मतलब कंपनीज को आगे बढ़ाएंगे और जो है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करे। उसके बाद देखिए सृजन पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये आपने देखा था कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के साथ हमने ये सृजन पोर्टल को शुरू किया था। ये एक ऐसा वेबसाइट है, एक पोर्टल है, जिसमें जो है हम सारे आइटम्स को जो है वो लिस्ट डाउन करेंगे, मतलब हम बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो गवर्नमेंट बताती नहीं है कि हम क्या खरीद रहे हैं दूसरे देश से। तो इसमें हम क्या करेंगे, जितना भी चीज हम दूसरे देश से इंपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंस की इक्विपमेंट हो चाहे हथियार हो, उन सबको हम इस पोर्टल पे लगाएंगे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर उसके बाद अगर हमारे देश के लोग जो हैं, हमारे देश की जो इंडिजिनस कंपनी है, जो देशी कंपनी है, वो इस चीज को देखेंगी और उनको पता चल पाएगा। अगर मान लो कि हमें चाहिए एक मतलब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट फाइटर जेट, तो अगर हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट है, हमें हमारी देश की जो लोकल कंपनी है मान लेते हैं वो नहीं बना पाएगी। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि हमें हेलीकॉप्टर चाहिए, तो भाई हम जो हेलीकॉप्टर है वो अपने देश में बना सकते हैं, फाइटर जेट नहीं बना सकते ना। तो इसी वजह से हमारे देसी कंपनी को आइडिया लग पाएगा कि हमारी, अब देखिए, अब अगर कोई भी कंपनी कुछ भी बना लेता है और उस वेपन का, उस इक्विपमेंट का इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस को यूज ही नहीं है, तो फिर वो बनाने से क्या फायदा। इसीलिए सृजन पोर्टल से क्या हुआ है कि जो लोकल कंपनीज हैं, जो हमारे देश की जो मतलब बड़ी बड़ी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े बड़े, उनको पता लग पाएगा कि हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस को किस तरह की इक्विपमेंट की जरूरत होती है, और वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपने इंडस्ट्री में जो है वो वेपन्स बनाने, इक्विपमेंट बनाने जो है वो काम कर देंगे। और इसके लिए अगर किसी भी देश को अगर किसी भी फील्ड में आगे जाना होना, तो उस फील्ड से रिलेटेड इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। जैसे कि चाइना को अगर एआई से रिलेटेड चीजें बनानी थी, तो चाइना ने उस तरह की इकोसिस्टम को बनाया होगा। जैसे चैट जीपीटी से जो जुड़े हुए साइंटिस्ट थे, जो पर्सनालिटीज थे, उनको चाइना बुलाया था, अपने लोगों को ट्रेन करवाया होगा। उसी तरीके से एआई में वो आगे बढ़े थे। उसी तरीके से इंडिया भी डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है। अब ये डिफेंस कॉरिडोर क्या कर रहा है कि ये इन्वेस्टर को वहां पे लेके आ रहा है, इन्वेस्टर को लेके आ रहा है, कंपनी को लेके आ रहा है, वहां पे टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, वहां पे जो डिफेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उससे जॉब बढ़ रहा है। जो पूरी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, पूरा सप्लाई चेन चाहिए कि भैया रॉ मटेरियल यहां से आएगा, टेक्नोलॉजी यहां से आएगा और उसके बाद पैसा यहां से आएगा। तो सब कुछ जो है वो अगर एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा तो वो चीजें आसान हो जाएगी। और यही डिफेंस कॉरिडोर जो है हमने 2 जगह शुरू किया है, एक तमिलनाडु में शुरू किया है और दूसरा हमने उत्तर प्रदेश में शुरू किया है, जिससे हमारे देश में जो है डिफेंस इंडस्ट्री के साथ साथ इनोवेशन भी आएगा और जॉब्स भी आएगा। उसके बाद पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन जो लिस्ट है उसको हम ये करेंगे। इसमें हमारा सिस्टम ये है कि अभी तक हम थे कि भैया लोगों के ऊपर में छोड़ दिया कि चलो ठीक है, हमारा देश जब डेवलप करेगा, खुद बनाएगा, खुद बेचेगा। लेकिन नहीं, अब हमें जो है वो टारगेट हमने कर लिया। जैसे पहले होता था कि इस बार अच्छा नंबर नहीं आया, अच्छा मार्क्स नहीं आया, अगली बार कोशिश करेंगे इससे अच्छा मार्क्स लाने का। कितना अच्छा मार्क्स हमने ये तय नहीं किया, लेकिन बस इतना कि अच्छा मार्क्स लाएंगे। ठीक है, अब जो है हमने तय कर लिया कि हमें अगले साल इतना अच्छा मार्क्स, इस पार्टिकुलर नंबर जो है लाना है। उसी तरीके से वही सेम सिचुएशन जो इंडिया यूज कर रही है, जिसमें एक टू डू लिस्ट इंडिया बना रही है, जिसमें इंडिया डिसाइड कर रही है, टारगेट बना रही है कि देखो भैया ये फलाना वेपन है, ये डिफेंस आइटम है जो कि अभी हम दूसरे देश से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस तारीख को, इस साल में हम जो है वही डिफेंस आइटम जो है वो अपने देश में तब तक बना रहे होंगे। और इससे हमारे देश के लोगों को के ऊपर में भी एक जिम्मेदारी आती है कि भैया देश को जरूरत है और देश की जरूरतों को पूरा सिर्फ जवान नहीं, इंसान भी किया करेंगे। और उसी तरीके से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि भाई जब हमने शुरू किया था ना इस डिफेंस इंडस्ट्री को, पहले पूरा जो डिफेंस इंडस्ट्री थी वो सरकारी कंपनियों के अधीन थी। फिर हमने उस डिफेंस इंडस्ट्री में जो है वो आगे ये डिटेल है कि हमने उस डिफेंस इंडस्ट्री में क्या किया है। हमने उस डिफेंस इंडस्ट्री में क्या किया है, तो प्राइवेट सेक्टर को जो है वो ओपन किया, मतलब प्राइवेट सेक्टर को जो है हमने रोल दिया। अब उस प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर का पहले रोल नहीं था कि अगर डिफेंस से रिलेटेड चीजें बनाना है वो सिर्फ सरकारी कंपनी बनाएगी। अब हमने क्या किया, ओपन कर दिया कि भाई कोई भी आए तो बना सकता है। तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हमने अलाउ कर दिया है, लाइसेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइसेंस के साथ साथ हम जो है वो पहले दिक्कत बहुत सारी, मतलब सपोर्ट करने वाला कम और टांग खींचने वाला ज्यादा होता था, तो वो हम एक्सपोर्ट्स का नॉर्म्स इजी कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन में बदलाव लेके आ रहे हैं। जो एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में चक्कर लगाना पड़ता था वो सब कम कर रहे हैं, ऑनलाइन सब कुछ सिस्टम कर रहे हैं। और उसमें जो पहले अगर मान लीजिए कि इंडिया में
अगर कोई डिफेंस इंडस्ट्री है, कोई अगर कंपनी है, कल्याणी ग्रुप है मान लीजिए, और उस कल्याणी ग्रुप में अगर मान लीजिए कि अमेरिका की कोई कंपनी को इन्वेस्ट करना है, तो वो जो अमेरिका की कंपनी है पहले उस कल्याणी ग्रुप के सिर्फ 50% शेयर को ही खरीद पाता था, ठीक है, 50% शेयर में ही उसका रोल होता था। लेकिन अब जो है हमने इसको बढ़ा करके 74% तक कर दिया है कि 74% शेयर तक जो है वो बाहर दूसरे देश की जो कंपनी है वो खरीद सकती है इंडियन कंपनी का। मतलब क्या है? मतलब ये है कि दूसरे देश से पैसा हमारे देश में आएगा, जिसकी वजह से हमारे देश में अगर वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो अपना एक्सपर्टीज भी देगा ना भाई, तो उसी तरीके से एक्सपर्टीज भी आएगा, इनोवेशन भी आएगा, जॉब भी आएगा। और प्राइवेट सेक्टर का तो मैंने आपको बताया, जैसे कल्याणी ग्रुप्स हैं, अल्फा डिजाइन है। उसके बाद एक जो रिकॉर्ड मतलब डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके हमने रिकॉर्ड कायम किया वो ये कि हम जो है वो इस साल टोटल 193 कॉन्ट्रैक्ट जो है हमने डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर के दूसरे देशों के साथ किया है, जो कि करीब 2 लाख करोड़ का हो जाता है। और इससे इंडिया का शेयर कितना है? 81%। मतलब क्या है? मतलब यह है कि भैया देखिए, अब जैसे ब्रह्मोस है, इसमें ब्रह्मोस सिर्फ इंडिया ने नहीं बनाया, ब्रह्मोस इंडिया और रशिया दोनों मिलकर बनाया। मतलब कुछ शेयर इंडिया का होगा, कुछ शेयर रशिया का होगा। तो उसी तरीके से हमने जितना भी कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें से 81% शेयर जो है वो 81% शेयर जो है वो इंडिया का है। मतलब 81% शेयर का मतलब 1,68,000 करोड़, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनीज के ऊपर में गई है। अब जो हमने मेजर डील किया है कॉन्ट्रैक्ट में, वो क्या किया है? हमने प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को बेचा है, जो कि 62,000 करोड़ का रुपए का था, जिसमें 250 कंपनी इन्वॉल्व थी। हमने आर्टिलरी गन भेजा है, देख सकते हैं आप इसमें, KC-135 जो कि एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हमने बेचा। और जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है वो थोड़ा अभी स्लो है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को टाइम लगता है। और 2016 में जब इस चीज को हमने बहुत आगे जोर शोर से शुरू किया था, तो फिर इस 2016 से अभी अगर कंपैरिजन करें तो हमने 15 गुना छलांग लगाया है। और अब जो है हम टोटल 23,622 करोड़ रुपए तक का जो एक्सपोर्ट है वो हम कर चुके हैं। और अभी भी अर्मेनिया तो ले ही रहा है भैया, फिलीपींस तो ले ही रहा, और भी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, उसके बाद जो ब्राजील है, वो सब बहुत सारे देश हैं, अर्जेंटीना है, वो इंटरेस्टेड हैं इंडिया के इक्विपमेंट्स को लेकर के। फिलीपींस के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, वो तो भैया पागल हो गए थे कि बोल रहे थे मेरे को तो ब्रह्मोस इतना पसंद है, मेरे को तो और लेना है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट का बहुत ज्यादा डिमांड है। और हमने तो अभी बनाना शुरू ही नहीं किया, सोचो। और हम क्या क्या बनाते हैं भैया, क्या क्या दे पाते हैं, एक्सपोर्ट कर पाते हैं अभी तक? बुलेट प्रूफ जैकेट, डोर्नियर एयरक्राफ्ट, चेतक हेलीकॉप्टर्स आप देख रहे होंगे, हेलीकॉप्टर बोट्स, लाइट वेट टॉर्पीडोज, कॉम्बैट बूट, जो कि बिहार में बनता है। तो ये पूरा सिनेरियो था, जिससे जब मैंने इस न्यूज को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये एक चीज है जो कि लोगों को जानना चाहिए। और अगर ये चीज होता है तो इससे लोगों को खुशी मिलनी चाहिए कि कम से कम हमारा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, एक बार देख लो, इंडिया अगर ग्रो होगा ना तो आईटी सेक्टर इंडिया को मतलब उस लेवल पर नहीं लेके जाएगा। लेकिन अगर हमने अपने डिफेंस सेक्टर को अगर हमने उस लेवल तक लेके चले गए ना कि मतलब मजा आ जाएगा भाई। हम जो है वो दुनिया के ऊपर में रूल करेंगे, एक तरीके से समझ सकते हो। और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी चीजें जो है वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इस समय एक ऑपरेशन सिंदूर भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने इंडियन वेपन का यूज किया ना, मजा आ गया भाई। मतलब लोगों को पता चल गया कि भैया जो HQ-9 है ना, चाइना का डिफेंस सिस्टम, वो भी काम नहीं कर रहा है। हमने मतलब अब तो लोग कह रहे हैं कि 20 से 21 जो है वो हमने पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को हमने गिराए थे, कैसे? तो इसी वजह से इंडिया का स्टेचर जो है वो मजबूत हो रहा है। आई होप, फिंगर क्रॉस, की मजबूत हो। और फिर ऐसे ही मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेते आता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और कीप लर्निंग। एंड प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को।